हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फाइनेंशियल ईयर 20 to 20 खत्म हो चुका है। अब आप रिटर्न फाइलिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है डिसाइडिंग रेसिडेंशियल स्टेटस, कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तभी आप प्रॉपर तरीके से रिटर्न फाइल कर पाएंगे कि आपका जो टैक्स इंसिडेंस है वो क्या है इंडिया में। आपको कौन कौन सी इनकम डिस्क्लोज करनी, कौन कौन सी टैक्सेबल होगी, कौन कौन सी एग्जेम्प्ट होगी। तो इसके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस जानना जरूरी है। तो आज का वीडियो हमारा है इंडिविजुअल के केस में रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे पता कर सकते हैं। इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, कंपनीज के लिए, इन सब के लिए अलग अलग प्रावधान हैं जो कि इनकम टैक्स में बताए गए हैं। हम धीरे धीरे करके सारे टैक्सेबल एंटिटीज के लिए देखेंगे कि कौन से प्रोविजंस है टू डिसाइड रेसिडेंशियल स्टेटस। तो सबसे पहले हम देख, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी आप अपना टैक्स इंसिडेंट डिसाइड कर पाएंगे कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है, कौन सी टैक्सेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में ही रहते हैं और आपने फॉरेन इनकम अर्न करी है, तो ये फॉरेन इनकम टैक्सेबल है कि नहीं इंडिया में, ये आपका रेसिडेंशियल स्टेटस बताएगा। वैसे ही अगर आप फॉरेन में रहते हैं और आपने इंडिया में कमाया, इंडिया में इनकम अर्न करी है, तो वो टैक्सेबल है कि नहीं, आपको आपका स्टेटस क्या है ये बताएगा। अब टैक्सेबल एंटिटीज जिनके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस बताए गए हैं वो कितने हैं। पहला है इंडिविजुअल, हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली, फर्म, एओपी, कंपनी। ये तो डिफाइंड एंटिटीज हैं। बट इसमें अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, इसके अलावा कोई एंटिटी है, तो आपको एनी अदर पर्सन का प्रोविजन रेफर करना है टू डिसाइड रेसिडेंशियल स्टेटस। इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल में प्राइमा फेसिया तो दो स्टेटस में बताए गए हैं, एक रेसिडेंट होता है इंडिविजुअल, या नॉन रेसिडेंट होता है। बट रेसिडेंट में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी में। तो मैं अगर समरी में बताऊं तो इंडिविजुअल के लिए तीन स्टेटस हो गए। फर्स्ट है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और थर्ड है नॉन रेसिडेंट। हम जब एचयूएफ की बात करेंगे तो एचयूएफ में दो ही स्टेटस होते हैं, एक रेसिडेंट एचयूएफ और नॉन रेसिडेंट एचयूएफ। अब कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए। सबसे पहले, हर साल आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने चेक कर लिया, एक साल रिटर्न फाइल करने में, तो वही हर साल एप्लीकेबल होगा। फॉर एवरी ईयर यू हैव टू चेक रेसिडेंशियल स्टेटस। और हर साल अलग भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्टे इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब अगर आप इंडिया में रेसिडेंट है तो जरूरी नहीं है कि बाकी कंट्रीज में आप नॉन रेसिडेंट ही होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए आप इंडिया में भी रेसिडेंट है और दूसरे कंट्री में भी रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि प्रावधान अलग होते हैं हर कंट्री के टू चेक दी रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आप एक कंट्री से ज्यादा में भी रेसिडेंट हो सकते हैं फॉर वन फाइनेंशियल ईयर। अब जो बेसिक कंडीशन है टू डिसाइड रेसिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल, वो हमें सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बताता है। वो है कि दो कंडीशन बताई गई हैं, दोनों में से अगर आपने एक फुलफिल कर दी तो आप रेसिडेंट बन गए। सबसे पहले है सिंपल कंडीशन, वो है आपको इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रहना है एक प्रीवियस ईयर में। जिस प्रीवियस ईयर का आप रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं उसमें आप देखो कि आप इंडिया में कितने दिन रहे हो। अगर वो 182 डेज या ज्यादा आता है, इसका मतलब है आप रेसिडेंट हो। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है तो एक और कंडीशन बताई गई है, वो ये है कि जिस साल का आप रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हो उस साल में आप देखो कि आप कितने दिन इंडिया में रहे हो। अगर वो 60 डेज या उससे ज्यादा आता है तो उसके साथ आपको एक और चीज देखनी है, वो है पिछले 4 साल। पिछले 4 सालों में अगर आप इंडिया में 365 डेज या ज्यादा रहे हो, और ये दोनों कंडीशन 60 + 365 की आप साथ में फुलफिल करते तो आप प्रेसिडेंट बन जाओगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हो तो उस साल आपको 60 दिन से ज्यादा रहना है। प्लस इनके जो पिछले 4 साल हैं, कौन से, फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 1920, फाइनेंशियल ईयर 18-19। इन 4 सालों में आपको देखना है कि आप इंडिया में कितने दिन रहे हो। अगर वो 365 डेज या ज्यादा आता है तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। अब इन दो कंडीशन में कुछ और एडिशनल एक्सेप्शंस हैं। स्पेशली जो सेकंड कंडीशन मैंने 60 डेज वाली बताई, 60 डेज को ही उनने बढ़ा के 182 डेज कर दिया। बट किस केस में किया है? तो वो केसेस हैं तीन।
अगर इन तीन केसेस पे आप फॉल करते हो, तीनों में से भी कोई एक में, तो जो 60 डेज है वो हम 182 डेज देखेंगे, ऐसा इनकम टैक्स कहता है। वो है अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आप इंडिया इसलिए छोड़ के जा रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, प्योरली एम्प्लॉयमेंट के लिए आप जा रहे हो इंडिया छोड़ के और आप इंडियन सिटीजन हो, तो इस वजह से आपको आपके केस में जो 60 डेज है वो 182 डेज देखा जाएगा। सेकंड है अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आप इंडिया छोड़ रहे हो एज मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, तो भी 182 डेज देखा जाएगा। लास्ट है आप इंडियन सिटीजन हो और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और वो इंडिया आता है बस विजिट के लिए। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जब आप इंडिया विजिट पे आए थे और आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, तो आपके केस में 182 डेज देखा जाएगा, वो जो 60 डेज वाला प्रावधान है। अब कुछ लोगों को डाउट होगा ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं जो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों या जिनके पेरेंट्स, दोनों में से कोई एक पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं या ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी दोनों में से कोई एक ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, उनको हम इंडियन ओरिजिन मानते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो 60 डेज की कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में जो हमने 60 डेज देखी थी, सेकंड कंडीशन में जो 60 डेज देखी थी, इसको हम 182 डेज देखेंगे। तो ये पहला एक्सेप्शन है, बट 3 लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं। दूसरा, वो मेंबर ऑफ क्रू है ऑफ इंडियन शिप, इसलिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, बट वो इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। एंड थर्ड है कि इंडियन सिटीजन है या पीओआई है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और वो सिर्फ इंडिया विजिट करने आए, तो उनके लिए 182 डेज देखा जाएगा कि आप 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रुके हो या नहीं। अब एक और कंडीशन आ गई थी फाइनेंस एक्ट 2020 से, ये जो 182 डेज है ये कम करके 120 डेज कर दिया। बट किन लोगों के लिए किया? ये उन लोगों के लिए किया है जो इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और उनकी जो टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, इंडिया से ही बस आप देख लो, इन जो टोटल इनकम है वो 15 लाख को एक्सीड कर जाती है, तो उनके लिए 182 डेज नहीं देखा जाएगा, 122 डेज देखा जाएगा। अब ये कंडीशन क्यों लाए? क्योंकि इससे पहले वाले कंडीशन में जब आप थर्ड वाले पॉइंट में देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ आप विजिट पर आ रहे हो और अच्छा खासा 182 डेज तक रुक रहे हो, बट आप कमाते अच्छा हो, 15 लाख से ज्यादा की आपकी टोटल इनकम है, तो इसलिए उन लोगों के लिए 120 डेज कर दिया। ये जो भी हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ये सेकंड कंडीशन जो मैंने ओरिजिनल बेसिक कंडीशन बताई थी जहां 60 डेज था, 60 डेज को ही 182 डेज कर रहे थे और 182 को ही 120 कर दिया। बट 120 उन्हीं लोगों के लिए किया है जो इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बट उनकी जो टोटल इनकम है फाइनेंशियल ईयर 22-23 प्रीवियस ईयर, जिस ईयर का हम रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं उस साल, अगर जो टोटल इनकम है इंडियन सोर्स से वो 15 लाख को एक्सीड कर जाती है, तो उनके केस में जो 182 डेज वाला है पॉइंट, वो 122 डेज देखा जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 120 डेज और ज्यादा रुके हो कि नहीं, और फिर अगले पिछले 4 सालों का प्रावधान 365 डेज और मोर। तो ये है रेसिडेंट के लिए कि पहले आप ये तो जान लो कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट हो तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। रेसिडेंट अगर आप बन गए तो फिर हम देखेंगे कि वेदर यू आर ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी के लिए अलग प्रावधान है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये समझना पहले जरूरी है कि रेसिडेंट कब माने जाते हैं और नॉन रेसिडेंट। इसमें अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी कैसे देखते हैं। थैंक यू।